मित्रों नमस्कार, एक ही क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। मित्रों ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो RAS को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, यानी वो भावी एक RAS हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये अगला आधा घंटा जो है या 35 मिनट जो है वो आपकी लाइफ बदल देगा, एकदम से परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी लाइफ बदलने में अगला 35 मिनट जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले मैं RAS के सिलेबस के बारे में कुछ बात कर लेता हूं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस देखी है जिन्होंने शुरुआत की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके वीडियोस देखे हैं मैंने और काफी अच्छे वीडियोस उन्होंने डाले हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। मित्रों RAS के सिलेबस के अंदर जो राजस्थान की इकोनॉमी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित कोई भी एक ऐसा वीडियो मुझे नजर नहीं आया जिसमें जीरो लेवल से पढ़ाया गया। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम से नई शुरुआत करना चाहते हैं या जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी टच में नहीं है, मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। इसके अलावा जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर वो किसी न किसी सरकारी सेवा में वो सेवारत हैं या पहले से RAS हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अगले जो 35 मिनट है आप इस वीडियो को देखिए। मित्रों राजस्थान की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिलेबस है। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो भी आपका प्रश्न पत्र है, तो इसके बारे में एक बात करते हैं। पहले तो मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं और उसके बाद में मैं शुरुआत करता हूं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं या जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। यह ध्यान रखिए कि उचित और सटीक रणनीति आपकी सफलता के द्वार खोलती है। इसके लिए क्या करना है, मैं कोई बहुत बड़ी मैं कोई संदीप महेश्वरी नहीं हूं और मैं कोई बहुत बड़ा स्पीच आपको नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा। ऑलरेडी आप लोग पहले से ही मोटिवेटेड हैं। अगर आप RAS का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। सो इस रणनीति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यह परीक्षा है क्या। एक सवाल मन में यह उठता है कि यह परीक्षा है क्या। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो परीक्षा है वो क्या है, वो किन चरणों में आयोजित की जाती है और उसमें सफलता के लिए मुझे किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे किन स्टेजेस को पार करके आगे गुजरना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है देखिए, एक तो इसकी योग्यता की बात आती है कि मैं कितना एलिजिबल हूं या मैं किस हद तक मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरी आयु क्या होनी चाहिए या मुझमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं। ये सारी की सारी बातें एक कैंडिडेट के ध्यान में आती है और हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। मित्रों सबसे पहले RAS का मतलब मैं बताता हूं। RAS सीधा सा मतलब है RAS का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसे मान लीजिए RAS एक प्रॉपर RAS या यूं अगर SDM की बात करें तो वो एक RAS होता है। DM की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर की बात करें तो वो एक IAS ऑफिसर होता है। लेकिन RAS के अलावा जैसे DSP है, IRS में है, RTS में है, तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो RAS की परीक्षा के दौरान ही, यानी एक ही परीक्षा के माध्यम से इन सभी की भर्ती की जाती है, इन सभी का पदस्थापन किया जाता है। तो SDM या DSP या BDO या तहसीलदार, ये सारी RDS सर्विस है या मतलब RIS सर्विसेज हैं या राजस्थान की जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको सेलेक्ट करने का, उनकी जो चयन करने का एक ही परीक्षा है, RAS परीक्षा है। और उसी में ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है। पहली बात यह कि जो भी आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में आपकी रैंक क्या है और उसमें विज्ञापित पद क्या है,
उन विज्ञापित पद में आपकी रैंक कहां पर आती है, यह निर्भर करता है कि आप एसडीएम बनेंगे या फिर डीएसपी बनेंगे या फिर आप तहसीलदार बनेंगे। और इस परीक्षा का मुख्य आकर्षण एसडीएम होता है, जिसे प्रॉपर सामान्य शब्दों में प्रॉपर आरएएस कहा जाता है। और इसकी योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष है। अधिकतम, अभी मैं आज 2020 की बात कर रहा हूं, अधिकतम अभी 40 वर्ष उसकी आयु है। 40 वर्ष के बाद में जितना भी प्लस में आप जोड़ सकते हैं, जो भी आपको आयु में जो या आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो जोड़ सकते हैं, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जितना भी जोड़ सकते हैं। सो ये हमने बात की है कि कम से कम आपको स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद आपकी आयु जो है वो कम से कम 21 वर्ष आप पूरी कर चुके हों, और अधिकतम आयु की मैंने बात कर ली है। और जो आरएएस का एग्जाम है, आरएएस के एग्जाम में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सिलेबस जो है वो हमें ध्यान में रखना है। जो आरएएस का सिलेबस है, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, एक तो ये देखिए कि इसमें 3 चरण होते हैं। जो परीक्षा होती है उसका 3 चरण होते हैं। क्या क्या होता है? एक प्रीलिम्स होता है, सामान्य भाषा में इसे हम प्रीलिम्स कह देते हैं। प्रीलिम्स ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रीलिम्स होगा, इसे प्री परीक्षा भी कहते हैं। एक प्रीलिम्स होता है और ये 200 अंकों की परीक्षा होती है। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का उद्देश्य केवल छंटनी करना होता है। जब आप मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू दे लेते हैं, इंटरव्यू और मेंस के जो मार्क्स आपस में जोड़ते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स का उद्देश्य छंटनी करना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ छंटनी करना होता है। ये छंटनी के लिए ही आयोजित करवाई जाती है। और इसके बाद जब प्रीलिम्स आप दे चुके होते हैं, सामान्यतया इसके अंदर 15% जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उनकी संख्या को ना मान करके जितने विज्ञापित पद हैं, उन विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है या उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा या मेंस जिसे कह सकते हैं, ये 800 अंकों की होती है। इसमें 200 अंकों के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। ये जो 4 प्रश्न पत्र हैं इनकी हम आगे बात करेंगे। चूंकि हम सिर्फ इकोनॉमी से संबंधित बात करने जा रहे हैं, तो हम आज इकोनॉमी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये वो परीक्षा है जो आपकी सफलता के द्वार खोलती है। क्यों खोलती है, मैं ये अभी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेंस परीक्षा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। मान लीजिए अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, हो सकता है आप 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के अंदर टाइम या 20 मिनट के टाइम में आप अपनी बात पूरी कर दें, लेकिन इसको कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक सार गर्भित बातों में आप कैसे लिख सकते हैं, सार गर्भित रूप में कैसे लिख सकते हैं, यही चीज मेंस की परीक्षा में इंपॉर्टेंट होती है कि यहां पर आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण और उत्तर की कसावट, ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। प्रस्तुतिकरण आप किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और कम से कम शब्दों में आप कैसा लिख सकते हैं, यही कामयाबी का मूल मंत्र है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 100 अंकों का यानी 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है, और अंतिम चरण जो इंटरव्यू है इसमें इसका 12% योगदान है। इसीलिए मैंने ये आपको कहा था कि मेंस की परीक्षा है वो आपकी कामयाबी के द्वार खोलती है, क्योंकि पूरी परीक्षा का 88% वेटेज सिर्फ मेंस परीक्षा से आता है। मेंस से या 4 जो प्रश्न पत्र हैं उन 4 प्रश्न पत्र या 800 अंकों से आता है। उसके बाद देखिए, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए। एक बात ये आती है कि क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मेनली ये कहा जाता है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है। सिविल सर्विसेज के मामले में भी ये कहा जाता है कि प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस परीक्षा की करनी चाहिए। आरएएस के मामले में भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे जो भी ऐसा जो लोग कहते हैं, ऐसे विद्वानों से मैं थोड़ा सा, मेरा मत है वो भिन्न रखता हूं। वो किस तरीके से, क्योंकि देखिए जो आपका प्री का एग्जाम है, प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी मुख्य परीक्षा के 50% पाठ्यक्रम को कवर करता है। मतलब आपने प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस पढ़ा, उसको अच्छे से तैयार किया, इसका मतलब हो जाता है कि मेंस का 50% आपने कवर कर लिया। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का आपने
50% आपने कवर कर लिया। एक तो बात यह है। दूसरी बात, मेंस में हिंदी और इंग्लिश दो जो सब्जेक्ट आते हैं, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपके 25%, आपके मेंस के एग्जाम का 25% सिलेबस कवर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स में पास होने के बाद इंग्लिश की या हिंदी की तैयारी करते हैं। ये जो लैंग्वेजेस है, ये आपके डे टू डे, दिन प्रतिदिन जो आपका अभ्यास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मान के चलिए कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी साथ में तैयार कर रहे हैं, तो आपका जो मेंस एग्जाम है उसका 75% ऑलरेडी कवर हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, और उस टाइम के बाद में ये मान के चलिए आपका 75% प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कवर हो चुका है। शेष जो बचा हुआ 25% है या जो 25% है वो आपको कवर करना होता है। सो वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक बताई है कि एक हमारी रणनीति कैसी होनी है, या ये जो सटीक रणनीति है उसके माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि मुझे इसके लिए कौन सी बुक्स हैं या कौन सी जो गाइड्स हैं वो मुझे पढ़नी चाहिए, कुछ भी है। देखिए मित्रों, एक कहावत है कि किसी एक विषय पर 10 अलग अलग किताबें पढ़ने के बजाय आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, अपने रूम में किताबों का बहुत सारा बड़ा ढेर ना लगाएं। अपनी जो टेबल है जिस पे आप बैठ के पढ़ते हैं, तो उस टेबल को शोकेस ना बनाएं। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि अपनी टेबल को शोकेस ना बनाएं, उस पे पुस्तकों का ढेर ना लगाएं। एक ही मानक पुस्तक का चयन करें और उसे ही बार बार अध्ययन करें, उसे ही बार बार स्टडी करें। यह आपके समझने और सोचने की विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि आप एक पुस्तक को कितनी बार पढ़ते हैं। मैं अगर मेरा खुद का एग्जाम्पल दूं तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए एक मानक पुस्तक जो सभी की पसंदीदा है, एम लक्ष्मीकांत। सो एम लक्ष्मीकांत जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, ये कह सकते हैं एक महान ग्रंथ उस पर लिखा गया है, तो मैं उसको भी 60 बार से अधिक बार पढ़ चुका हूं। ये मैं बात ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी बार आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार हर पंक्ति से एक नया अर्थ निकलेगा, और इसमें एक भी पंक्ति या एक भी जो लाइन है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो व्यर्थ लिखी गई है या उसके कोई माना नहीं है या उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सो एक ही किताब को बार बार पढ़ें, हर बार वो एक नए अर्थ देगी, नए मायने देगी। आपकी विवेकशीलता, आपकी सोच, आपकी समझ है वो हर बार विस्तृत होगी, वो हर बार अच्छे से काम करेगी। उसके बाद देखिए, आरएस के प्रीलिम्स में क्या, आरएस के प्रीलिम्स से बात करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, एक ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। जो एक ही प्रश्न पत्र है उसमें 200 अंक होंगे, और उसका मतलब जो आरएस का प्रश्न पत्र है उसका विषय होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये उसका जो टाइटल है, वो प्रश्न पत्र का टाइटल लिखा जाता है। 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलता है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। 150 क्वेश्चन है, मतलब अगर वेटेज देखें तो प्रति प्रश्न या एक क्वेश्चन का वेटेज 1.33 1.33 उसका जो वेटेज होता है। और ये 150 क्वेश्चन है, ये 150 क्वेश्चन निर्धारित करते हैं, यानी आप में इसमें कितने अटेम्प्ट करते हैं और कितने आप उसमें मार्क्स लेके आते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और वो निर्धारित करते हैं कि आप मेंस की परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहां यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, यहां यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरिट में कौन सा स्थान ले आते, मतलब आप उसमें मेरिट में आते हैं या उस कट ऑफ में आते हैं कि नहीं। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपने 150 में से 149 किए, इसमें से 140 आपके सही हैं क्वेश्चन, लेकिन कट ऑफ चली जाती है 142 क्वेश्चंस की कट ऑफ चली जाती है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपने 80 क्वेश्चन किए, 80 क्वेश्चन आपके सही हैं और कट ऑफ चली जाती है 64, आपका सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि आपने 80 क्वेश्चन ही किए हैं कंपैरेटिवली 140 के, किंतु कट ऑफ नीचे रही है तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप मेंस में बैठने लायक हो गए। सो यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ज्यादा आपने अटेम्प्ट किए हैं या कितनी ज्यादा आपने सफलता प्राप्त की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। ये छंटनी के लिए होता है। सो 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पहला ये प्रश्न पत्र का स्तर, ये ध्यान रखिएगा, स्नातक या डिग्री स्तर का होगा।
ये ध्यान रखिए, ग्रेजुएट लेवल का होगा। प्रीलिम्स परीक्षा में प्राप्त अंक सिर्फ, ये ध्यान रखिए कि सिर्फ छंटनी के लिए होता है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। ये मेंस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपने कितने मार्क्स लिए ये मेंस में नहीं जुड़ने वाले होते हैं। सो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक उत्तर के लिए नकारात्मक या यूं कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, राजस्थान से संबंधित मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वीडियो अभी YouTube पे है नहीं, कोई बहुत अच्छी वीडियोस है नहीं YouTube पे। सो उससे संबंधित मैं एक वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, इवन मैं तो इकोनॉमी से या स्टैटिक्स से या कॉमर्स से मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, ना मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएट हूं। सो इसीलिए मैंने इस सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है जिस तरीके से मुझे समझ में आती है, जिस तरीके से, यानी बहुत ही सिंपल शब्दों में यूं कहूं कि मेरे लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही एक उलट सब्जेक्ट था, मेरे लिए बहुत ही एक टफ और एक हार्ड सब्जेक्ट था। और जैसे ही मुझे जिस तरीके से जो समझ में आया, मैंने उसी तरीके से इसमें पावर पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल जीरो लेवल से। यानी अगर आपको इकोनॉमी के बारे में क ख भी नहीं मालूम है तो भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक तो बात मैं ये करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं आगे के एक लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बादाम रोजाना खाते हैं 30 दिन तक तो वो ज्यादा फायदेमंद है, ना कि एक ही दिन में आप 30 बादाम खा लें। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये सिलेबस है, हमारा जो ये कोर्स है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान या राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी आयाम हैं, जो भी हम लोग इसके जो तथ्य हैं या उनके जो सिद्धांत हैं उनको जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो एक लंबा सिलेबस चलने वाला है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको लगभग 1 महीने का टाइम दूं। मेरा जो दूसरा वीडियो है वो 1 महीने बाद आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि तब तक लोग मुझसे इतने जुड़ जाएंगे। मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे भी यही बात की थी कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 महीने तक कुछ स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं संडे टू संडे, हर संडे को एक मेरी लाइव क्लासेस हुआ करेगी। उस लाइव क्लासेस में मैं आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान या इकोनॉमी ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा और आप लोग उस दौरान मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार मुझसे साझा कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं, या हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान समझ में आए। आपके आरएस में ये बहुत बड़ी आपके लिए एक सफलता जो आप के लिए जिसके लिए आप प्रयासरत हैं तो वो आप सफल हों। सबसे पहले देखते हैं कि मैं यहां पे जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस हमारे सामने है, आरपीएससी ने जो भी हमें प्रिस्क्राइब सिलेबस हमारे सामने जो दिया है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। एक तो देखिए बजट निर्माण, बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बजट कैसे अलग अलग विभागों से किस तरीके से जो है डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, उन डेटाओं को जो भी डेटाज हैं उनको संकलित किया जाता है। संकलित करने के बाद किस तरीके से एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद में बजट कैसे रखा जाता है, बजट का प्रस्तुतिकरण किस तरीके से होता है, बजट का इतिहास क्या रहा है, बजट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बजट प्रस्तुत कब किया जाता है, और बजट जो केंद्र सरकार या संघ सरकार कह सकता हूं, संघ सरकार का बजट कब प्रस्तुत किया जाता है या राज्य सरकारों का बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, कौन करता है, ये सारी की सारी बातें हम इस माध्यम से पढ़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर कैसा है। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी बातें आती है, रेपो दर है या इसकी रिवर्स रेपो दर है, ये बढ़ा दी है, बढ़ा दी है, ये सब जो भी तथ्य है, जो भी इसकी अवधारणाएं हैं वो सब पढ़ेंगे। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जीएसडीपी, ये सारे के सारे तथ्य हम पढ़ने वाले हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास, ये काफी चर्चित जो टॉपिक रहे हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे और इनका आधारभूत ज्ञान है, वहां से भी हम बात करेंगे। उसके बाद लेखांकन, लेखांकन की अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में इसका उपयोग क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आपने बहुत बार ये बातें सुनी होगी कि शेयर,
अब ऐसे में शेयर कौन कौन से होते हैं, या शेयर्स होते क्या है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, शेयर्स के अंदर प्रेफरेंशियल शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं। अक्सर हम समाचार पत्रों में, टीवी चैनल की जो बहस है उनमें ये बातें सुनते रहते हैं, या इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर जो अखबार है उसके अंदर आपने ये हेडिंग पढ़ी होगी, ये शेयर बाजार का ऊपर उठना, शेयर बाजार का गिरना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये मूलभूत एकदम से यूं कह सकते हैं कि जीरो लेवल से ये सब सारी के सारी हम बात करेंगे। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां क्या होती है, मौद्रिक नीतियां क्या होती है। एक तरीके से मैं कहूं कि जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो किसी सरकार की राजकोषीय या मौद्रिक नीतियां होती है। मौद्रिक नीतियां निर्धारण करने वाली जो संस्थान है वो अलग है, राजकोषीय नीतियों को निर्धारण करने वाला जो संस्थान है वो अलग है। वो किस तरीके से अलग है ये सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सब्सिडी क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएस जिसे कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली है, वो क्या है। ई कॉमर्स आज के टाइम में कंटेम्परेरी बहुत ही समकालिक विषय है, ये पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब कि कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कोई चीज सस्ती हो जाती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसकी अवधारणा, उसके प्रभाव और उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में हमारे सामने जो दिया गया है वो चीजें पढ़ेंगे। हम अपने सिलेबस से अडेयर रहते हुए ही सारी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, आर्थिक विकास और आयोजन, इसका सिंपल सीधे शब्दों के अंदर अगर मैं ये बात करूं, आर्थिक विकास और आयोजन का मतलब पंचवर्षीय योजना से है, 5 ईयर प्लानिंग, FYP। तो जो FYP है, पूरा का पूरा FYP है, हम पढ़ेंगे। FYP कब से शुरू हुआ, तब से लेकर 1991 का LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा थी, आर्थिक सुधार और उदारीकरण जिसे कहा जाता है, और तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ये उदारीकरण जो प्रस्तुत किया था, हमारे सामने जो लेके आए थे, सो वहां तक हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, मतलब यहां सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की गरीबी उन्मूलन की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की निर्धनता उन्मूलन की, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने अभी तक आपको सिलेबस बताया, वो सिलेबस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और वो हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन आज जो मैं, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया है, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम अपनी क्लास के शुरू करने से पहले कुछ मैं बात आप लोगों से करना चाहूंगा, और उसमें सबसे पहले जिन बातों को रेखांकित करना जरूरी है, मैं ये कहता हूं मित्रों, यदि आपने मन बना लिया है कि आप RS परीक्षा में बैठने वाले हैं, अभी तक हमारे सामने विज्ञप्ति नहीं है, हमारे सामने ये क्लियर नहीं है कि RS, भावी RS या जो निकट भविष्य के अंदर जो RS की परीक्षा आयोजित करवाएगी RPSC, वो कब आने वाली है, हमें ही नहीं पता है। किंतु हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यदि 2021 में ये परीक्षा आती है तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सो उसमें कुछ बातें मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले एब्सेंटिज्म का मतलब यह है, मैंने ये संडे को क्लास ली, आपने ये संडे को क्लास ले ली, अगला संडे किसी वजह से आपने मिस कर दिया, और उसके आगे वाला जो संडे है वो आपने क्लास ले ली, आपने एक संडे मिस कर दिया, आपने एक क्लास मिस कर दिए, आपने उसमें 4-5 या जितने भी बिंदु मैंने उस दिन पढ़ाए हैं वो सारे के सारे बिंदु आपने मिस कर दिए। हो सकता है कि वो बिंदु आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हों। सो ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल भी एब्सेंट ना करें, कोई भी एक क्लास है उसको मिस ना करें। मित्रों, मैं पूरा का पूरा आपको टाइम दे रहा हूं, कहने का मतलब यह है मैं संडे टू संडे आपकी क्लास लूंगा। संडे टू संडे का मैं लेने का मेरे पीछे उद्देश्य यही उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजकीय सेवा के अंदर अभी सेवारत हैं, सो उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती, या उनको जो दिन की जो क्लास होती है तो दिन की क्लास में वो अपनी जो सेवा के अंदर या अपनी सर्विस के अंदर बिजी होते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से उनकी क्या क्लास छूट सकती है। यानी सर्विस में रहते हुए, किसी अपने कार्य को करते हुए, कोई बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे वीडियोज भी हैं, या बहुत सारे पटवारी हैं,
तो वो लोग क्या है, आरएएस की परीक्षा को देने की सोच रहे हैं या उन्होंने इसको लिए अपना टारगेट बना रखा है, अपना गोल बना रखा है। सो उन लोगों के लिए भी ये परीक्षा है, ये वीडियो है उन लोगों के लिए भी। सो इसमें एब्सेंटेइज्म का मतलब है कि प्रॉपर आप संडे को क्लास लीजिए, पूरा 6 के 6 दिन आप काम कीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही दिन क्लास लेनी है। और वो मैं एक ही दिन क्लास क्यों रख रहा हूं, मैं आगे बात कर रहा हूं अभी, यानी ये पूरे वीक में मैं सारे के सारे दिन 3 या 4 दिन क्लास क्यों नहीं ले रहा, एक ही दिन क्लास क्यों ले रहा हूं, वो अभी बात करते हैं। दूसरा, बाइंज वाचिंग। बाइंज वाचिंग मतलब मोस्टली आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, या 10 मिनट देख लिया, 2 मिनट का, 5 मिनट का स्किप कर देना, या फिर थोड़ी देर वीडियो देखा उसके बाद लगा कि ये तो बोरिंग हो रहा है, उसको कर दिया। मतलब बर्ड्स आई व्यू से देखना, यानी एक सरसरी नजर से देखना वीडियो। इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे, ये किसी भी हालात में आपकी सहायता नहीं करने वाला है। सो स्टॉप बाइंज वाचिंग, स्टॉप एब्सेंटिज्म एंड हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का मतलब है सिलेबस बहुत बड़ा है, हमारा जो टारगेट है वो जनवरी से लेकर नवंबर 2021 तक का है। पूरा 1 साल में हम वीडियो पढ़ने वाले हैं या राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, ये बात गौर कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मैं अभी आपको बताता हूं, अभी आगे भी मैं बात करूंगा। यहां ये भी होता है, जैसे मान लीजिए मैं बजट निर्माण की प्रक्रिया समझा रहा हूं, हो सकता है आपने बजट निर्माण की प्रक्रिया पहले पढ़ ली हो सकता है आपने किसी राज्य व्यवस्था के नजरिए से बजट निर्माण की प्रक्रिया समझ ली हो, किंतु आपको यह लगता है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया मैंने समझ ली, अब मुझे ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में भी क्या है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो छूट जाते हैं। एंड ऑलवेज फेथ ऑन योर टीचर। आप अपने टीचर पे, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं मित्रों, मैं अपने जो भी विचार आपसे साझा कर रहा हूं तो उनमें विश्वास रखिए। मैं पहले भी बताया था कि मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जिस तरीके से इकोनॉमी समझ में आई है, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से, मेरे अपने मित्रों से, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथियों से मैंने चर्चा की, और उन्हें लगा कि वास्तव में ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, यानी एक यूट्यूब के जैसे प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। सो मुझ में फेथ रखिए, बहुत ही जेन्युइन लेवल पे मैं इकोनॉमी पढ़ाने जा रहा हूं। एंड देयर इज अ रिस्क। व्हाट इज रिस्क? दैट इज रिस्क, क्योंकि जब भी आप परीक्षा, मतलब आरएएस की परीक्षा के लिए आप बैठ रहे हैं, उस वक्त में ध्यान रखिए कि आप रिस्क ना लें। रिस्क ना लेने का मतलब यह है, मैं आपसे 100% गारंटी नहीं कर रहा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो परीक्षा में पूछा जाएगा, ये मैं बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं कर रहा। तो बिल्कुल मुझ पे रिस्क ना लें, अपना आप अध्ययन करते रहें। आपको जो भी मानक पुस्तक अच्छी लगती है आप उसको अध्ययन कीजिए। बीच बीच में हम ऐसी पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, या जहां से भी आपको इकोनॉमी का मैटर मिलता हो उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, वो भी आप पढ़ते रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पर 100% डिपेंड हो जाओ और जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आरपीएससी पूछेगी, या आरपीएससी सिर्फ वही पूछेगी जो मैं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा होता तो फिर मैं यहां नहीं होता, मैं आरपीएससी के अंदर होता। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान हम पढ़ने जा रहे हैं। सो उससे पहले और भी बहुत सारी बातें, जैसे मैंने अभी आपको कहा था एब्सेंटिज्म की, जैसे मैं आज मेरा मूड नहीं है, आज कजन की शादी है, तो ऐसा करके मैं वहां पे जा रहा हूं, तो मैं आज की क्लास को मिस कर देता हूं। सो चूंकि अपने आप में आपके भावी जीवन की, आपकी भविष्य की नींव रखने जा रहे हैं, सो एटलीस्ट 10-11 महीने आप सीरियस होके इस वीडियो को देखें। इसके बाद में मैंने ये बात आपको शुरुआत में कही थी कि मैं 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, उनको आधार मान करके और ये क्लास शुरू करने जा रहा हूं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, यानी जिन्हें अभी तक आरएएस परीक्षा का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है, जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, अभी तक हमारे सामने 2013, 2016 और 2018 3 ही प्रकार की, अभी जो वर्तमान सिलेबस है उसके अनुसार 3 ही प्रकार की हमारे सामने परीक्षाएं हुई है। सो ये जो 3 परीक्षा है, इनका एक्सपीरियंस उन्हें रह चुका हो, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, या ये अर्थव्यवस्था के संबंध में जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सो दोनों को मैंने ध्यान में रखा है और मैंने सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन किया है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारी बात आ जाती है कि हम लोग क्या करेंगे। हम आज ये मान के चलिए हम लोग यहां पे हैं, मैंने आपको कहा था कि हम जनवरी 2021 से ये शुरुआत करेंगे, और ये मान लेते हैं कि 2021 की भर्ती मिड 2000
2021 में या 2021 के मध्य के दौरान कोई भर्ती आने की संभावना है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन मेरा एक अंदाजा है ये। अगर इसके बीच में कहीं भी मई या जून के आसपास ही भर्ती आती है तो भी आप ये मान के चलिए कि कम से कम नवंबर में एग्जाम होगा। ये हम मान के चलते हैं। अभी तक भर्ती की हमें कोई सूचना नहीं है, 2021 की आरएएस की भर्ती कब आएगी हमें इसकी सूचना नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं अगर 2021 के मिड में भी भर्ती आती है तो हमारे पास 11 महीने हैं। हमारा लक्ष्य यहां पर है, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो हम इन 11 महीनों में, यानी मेरा जो सिलेबस है वो 52 सप्ताह का सिलेबस है। 52 सप्ताह का सिलेबस मतलब 52 संडे है। हालांकि नवंबर तक 52 संडे नहीं बनेंगे, थोड़ा कम पड़ेंगे, लेकिन बीच में हम क्या है कि क्लास को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, या हो सकता है किसी छुट्टी के दिन भी हम क्लास रखें। तो जो 52 लेक्चर्स हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिए और जरूर उनको पढ़िए। ये मैंने संडे को रखा है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे मेरी क्या स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ें, इसके अलावा जैसे आपको भूगोल भी पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल भी पढ़ना है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना होता है, पर्यावरण या इकोलॉजी से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो भी हमारे सिलेबस में है, वो भी आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़ना है, भारत की कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति, ये भी बिल्कुल आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो बाकी के जो 6 डेज हैं, बाकी के जो 6 दिन हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ एक दिन देना है, वीकली आपको एक दिन इसको देना है, यानी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को देना है, और उसकी आपको लाइव क्लासेस लेनी है। और मैं जहां तक मैं ये कहता हूं कि अगर आप लाइव क्लासेस ले सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये अपलोड भी होगा यूट्यूब पे तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, ये जो आप सिलेबस जो है अगर आप लाइव देखें तो लाइव आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपकी क्वेरीज का, आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा और मैं इससे संबंधित आपसे चर्चा करूंगा। एक तो बात मैंने ये बात कर ली है कि हम किस तरीके से हम इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, हमारा जो फ्यूचर का जो टारगेट है वो क्या है। और अब एक एक क्लासेस के माध्यम से आपको जो YouTube का ये जो वीडियो पहुंचाया जा रहा है उसमें आप WhatsApp का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा, और इसके अलावा जो एक एक क्लासेस के जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। Instagram में भी आपको ये अवेलेबल होंगे। इसके संबंध में जो भी नोट्स हैं, अभी नोट्स जो है आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से ये मिल जाएंगे। ये सारी के सारा जो सिलेबस है वो हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो प्रस्तुत कर रहा हूं, एक दिखा रहा हूं। हमारा एक एक क्लासेस का जो ऐप है उस ऐप पर भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अभी जो हमारा जो ऐप जो हमारा डेवलप हो चुका है, और जो ऐप के अंदर आपको अलग से आरएएस का सिलेबस है, वहां से भी आप पूरा का पूरा आरएएस का सिलेबस भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो इकोनॉमी की जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे दोनों जगह अवेलेबल होंगे। आज का एक छोटा सा डेमो है कि आपको कैसे समझना है। देखिए मित्रों, मुझे जहां तक जो भी समझ में आता है कि कोई एक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ये एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या फर्क होता है, विस्तार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल शब्दों में कहें, किसी एक देश के भीतर ही उत्पादन करना, उसका उपभोग भी वहीं करना, एक बंद अर्थव्यवस्था है। लेकिन यदि वो विदेशों से व्यापार किया जा रहा है, यानी भारत अगर अमेरिका से व्यापार कर रहा है, अमेरिका की वस्तुएं भारत में बिक रही है, भारत के उत्पाद अमेरिका में बिक रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो उस अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं, इसीलिए उसे एक खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें एक चक्रीय धन का प्रवाह कैसे होता है, मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये थोड़ा सा आप समझिए। अब बहुत अच्छे तरीके से इस तस्वीर को समझ रहे हैं या देख पा रहे हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए मेरा पसंदीदा बिजनेसमैन विजय माल्या। विजय माल्या मान लीजिए एक किंगफिशर की बियर की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो उसने ये सोच रखा है कि मैं एक बियर की फैक्ट्री लगाऊंगा। तो किंगफिशर का जो मालिक है विजय माल्या, वो बियर की फैक्ट्री लगा रहा है, वो यानी एक कंपनी खोल रहा है। आप ये मान के चलिए कि वो एक कंपनी को ऑपरेट करने जा रहा है। तो उस कंपनी के ऑपरेट करने के लिए मान लीजिए पहली बात वो बियर की फैक्ट्री लगा रहा है। तो बियर की फैक्ट्री लगाते समय उसे क्या चाहिए, सबसे पहले उसे जमीन चाहिए फैक्ट्री के लिए। तो वो
एक आम आदमी से, किसान से वो क्या करता है, जमीन लेता है जिसपे वो फैक्ट्री लगाएगा। तो वो जमीन ले रहा है, उस जमीन के बदले, वो जमीन लीज पे ले रहा है, किराए पे ले रहा है, खरीद रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि उसके बदले वो एक किसान को 1000 रुपए पे करने जा रहा है। एक सिंपल सी बात यह है। दूसरी बात यह है, अब देखिए अगर उसने बियर की फैक्ट्री लगाई है तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक बोतल को खुद जाके ढक्कन लगाएगा, उसके लिए उसे किसी लेबर की जरूरत पड़ेगी। सो वो इस वर्ग से, आम आदमी से श्रम भी लेता है, मतलब वहां से लेबर भी लेता है और लेबर के बदले उसे भत्ता दे रहा है, वेजेस दे रहा है, दिहाड़ी दे रहा है। सो मान लीजिए वो 1000 रुपए दिहाड़ी दे रहा है। ठीक। तीसरी बात, मान लीजिए विजय माल्या कहता है कि मेरी 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगने वाली है, लेकिन मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है। तो वो आम जनता से बोलता है कि मेरे पास 70 करोड़ रुपए हैं, 30 करोड़ रुपए आप लोग मुझे दे दीजिए, इसके बदले इस फैक्ट्री में जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफे का वो 30% का अंश मैं आपको दे दूंगा। तो इन लोगों से वो कैपिटल ले रहा है, पूंजी ले रहा है। तो आम आदमी से, जैसे शेयर के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से जो लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं। सो पूंजी वो विजय माल्या यहां इस वर्ग से पूंजी भी ले रहा है और पूंजी के बदले वो डिविडेंड या ब्याज दे रहा है। अगर उसने उधार लिया है पैसा तो वो ब्याज देगा, अगर उसने शेयर्स लिए हैं तो उसका डिविडेंड देगा। सो मान लीजिए वो 1000 रुपए का डिविडेंड भी देता है। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए किसान है, या यहां पर अगर हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है, जो व्यक्ति वो मतलब अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, कॉमन मैन में एक किसान भी हो सकता है, एक सर्विस क्लास पर्सन भी हो सकता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो लेबर है वो भी हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे ब्याज पे चढ़ाता है तो वो भी हो सकता है। तो मान लीजिए उनकी आय हुई 3000 रुपए, ये 3000 रुपए उनकी आय हुई। अब ये व्यक्ति सोचता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और इसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। तो 3000 में से वो क्या करता है, 1500 रुपए का अपना खर्च अलग निकाल लेता है और 1500 रुपए वो बचत करता है। हम ये मान लेते हैं। तो ये जो 1500 रुपए है, अगर वो अपनी पॉकेट में रखेगा तो 1500 रुपए ही रहेंगे, चाहे वो 5 साल बाद उस पॉकेट से निकाले, चाहे वो 10 साल बाद निकाले। तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके लिए जो व्यक्ति उसे 1500 रुपए के बदले 2000, 3000 या 5000 रुपए दे दे, 10 साल बाद में या 5 साल बाद में या 1 साल बाद में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो इनसे धन लेकर के उसके बदले उसे ब्याज देते हैं या उसे उसका इंटरेस्ट देते हैं, तो ऐसे में होते हैं वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ का मतलब बैंक्स या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो भी होते हैं या कंपनी जो भी होते हैं, ये जनता से धन लेते हैं और उसके बाद इस धन को आगे उद्योगपतियों को देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कहते हैं उद्योगपतियों को कि माल्या भाई ऐसा काम करो, आप एक फैक्ट्री और लगाओ। तो ये बोलते हैं कि पैसा ही चित नहीं है, क्या करें? तो बोले बाबूजी पैसा हम देते हैं। तो वो ये 1500 रुपए जनता से लेकर के विजय माल्या को देते हैं। जब जनता से लेते हैं तो उसपे ये इनको लगभग 9% के आसपास, 9% ब्याज देते हैं। 1500 का 9% ये लोग जनता को ब्याज वापस देंगे। उसके बाद ये जो 1500 रुपए हैं, ये 1500 रुपए विजय माल्या को देंगे 18% पे, मतलब 9% इन्होंने इंटरेस्ट बीच में बचाया है। इस इंटरेस्ट से मतलब ये अपने बिल्डिंग का किराया, बिजली का, वो एक खूबसूरत सी मैडम बैठाते हैं उसका भी तनख्वाह वगैरह जो भी है ये सब देते हैं, अपना एड का खर्चा है वो सब भी देते हैं। सो इन्होंने इनको पैसा दिया। विजय माल्या ने एक फैक्ट्री से आम आदमी को 3000 रुपए की इनकम थी। अब अगर विजय माल्या के पास 2 फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री से इस व्यक्ति को, आम आदमी को या किसान को पहले 3000 मिल रहा था, 2 फैक्ट्री से उसे मिलेंगे 6000। तो 6000 में से, पहले 3000 में से 1500 रुपए की बचत करता था, अभी 6000 में से वो 3000 की बचत करेगा। ये 3000 फिर से ये बैंक को देगा, बैंक इस 3000 को वापस विजय माल्या को देगा। विजय माल्या 1500 रुपए में एक फैक्ट्री लगाता है, 3000 में 2 फैक्ट्री और लगाएगा, इसके पास 4 फैक्ट्री हो जाएगी। ये 4 फैक्ट्री के बाद आम जन से फिर से भूमि, श्रम पूंजी लेगा, उसके बदले भाड़ा भत्ता और डिविडेंड देगा। तो 4 फैक्ट्री से आम आदमी को जहां पर पहले 3000 मिलता था, अभी इसको मिलेगा 6000। मतलब ये इकोनॉमी का सर्कल घूमता रहता है।
अब आपको किसी भी एक बंद अर्थव्यवस्था का सर्किल कैसे घूमता है, चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। मित्रों, देखने में ये बहुत एक आइडियल है, एक आदर्श स्थिति लगती है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहां पर बहुत सारी स्थितियां प्रकट होती हैं, लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को राज्य व्यवस्था से जोड़ दूं तो इसमें हमारे सामने क्या आएगा, ऊपर हमारे सामने एक गवर्नमेंट आती है। ये अलग अलग राज्य व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर साम्यवादी व्यवस्था है तो वहां पर उद्योगपति नहीं होंगे, बल्कि इस जगह सरकार होगी और सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। लेकिन यहीं पर लोकतांत्रिक देशों की बात आए तो यहां पर लोकतांत्रिक देशों में ये जो लोग हैं, ये जो व्यापारी वर्ग है या जो वणिक वर्ग है, तो ये जो वणिक वर्ग है ये ज्यादा हावी होता है। इसीलिए सरकार का काम क्या होता है, या भारत जैसे समाजवादी लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार का काम क्या होता है कि ये इन लोगों की मोनोपोली को रोकेंगे। मतलब विजय माल्या बोलेगा कि मैं तो अगर अपनी बियर की बोतल 1000 रुपए में बेचूंगा तो बेचूंगा, ये मेरी बोतल है। सरकार उसको ऐसा बेचने से मना करती है। अगर वो बेचता है तो सरकार उस पर और ज्यादा टैक्स लगा सकती है, तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा कीमत पर नहीं बेचेगा। उसके बाद वित्तीय मध्यस्थ है, तो वित्तीय मध्यस्थ, मान लीजिए वित्तीय मध्यस्थ ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर ऐसा है, तो बैंकिंग सेक्टर बोलेगा, आम आदमी को बोलेगा, पता है इसको कि इसका जो 1500 रुपए है अगर घर में पड़ा रहे तो वो किसी काम का नहीं है, तो वो बोलेगा कि 9% इंटरेस्ट पे मैं पैसा नहीं लेता, 2% पे या 2% ब्याज पे आपको देना है पैसा तो दो, वरना मत दो। तो ये भी अपनी मोनोपोली कर सकते हैं। या ये विजय माल्या को बोलेगा कि 18 के बजाय मैं 48% पर आपको पैसा दूंगा, अगर वो आपको चाहिए तो लो, वरना मत लो, तो ये भी मोनोपोली कर सकता है। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए या कुछ नियम कानून कायदे बनाने के लिए बैठी होती है, जबकि ये जो आम वर्ग है ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सुभेद्य संगठन होता है, या ये सुभेद्य एक भाग है। तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए ऊपर एक गवर्नमेंट बैठी है, वो जो इनको सबको संचालित करती है। अब देखिए, बैंक्स और एनबीएफसी, इनको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होती है जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, या हमारे भारत की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनको कंट्रोल करता है। आम आदमी के हित के लिए सरकार कानून बनाती है, और ये जो वणिक वर्ग है इनके लिए सरकार इनकम टैक्स या अन्य कॉर्पोरेट टैक्स या इन प्रकार से जो टैक्स हैं वो निर्धारित करती है। तो ये जो सालाना जो नीति होती है, इस नीति को राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसे हम सामान्य शब्दों में बजट कह देते हैं। मित्रों, ये तो मैंने बात की है कि एक अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था में एक सबसे यानी केंद्र बिंदु है जिसका अध्ययन किया जाता है, वो अगर हम बात करें तो धन की है, यानी धन, मुद्रा या मनी जिसकी बात करें। तो मुद्रा कैसे उत्पन्न हुई या मुद्रा किस तरीके से हुई, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। यानी हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी, जो जनवरी के अंदर हम लोग क्लास लेंगे, तब तक आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक ये चीज शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक यूट्यूब पे पावर पॉइंट के माध्यम से एक क्लासेज आपके सामने एक वीडियो लेके आ रही है। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 11 महीने का टाइम है, 52 सप्ताह या 52 क्लासेस में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारा सिलेबस क्या है हमने देख लिया है। इन बिटवीन अगर आरएस की भर्ती आती है, आरपीएससी अगर ऐसा कोई विज्ञप्ति निकालती है, तो उस सिलेबस में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो हम चेंज भी कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने जो सिलेबस है, हम उसी के एडर रहते हुए, हम उसी को चिपकते हुए हम सारी की सारी बात करेंगे। सो मित्रों, आपके सुझाव, आपकी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी शिकायतें हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल स्वीकार्य है। उन सभी का स्वागत है। धन्यवाद।